तो राष्ट्रीय आय का दूसरा भाग हम लोग लेके आज हैं। तो इसमें क्या है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ से ही आज हम लोग प्रारंभ करते हैं कि उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला है लाभ कमाने के लिए बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। दूसरा, निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। उदाहरण के लिए स्कूली बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन। तीसरा, अस्थायी पूंजी का अपने लिए उत्पादन। चौथा, आरोपित किराया या आरोपित ब्याज। तो हम लोग देख लेते हैं कि आरोपित किराया का अर्थ क्या होता है कि जब कोई संपत्ति एक ही व्यक्ति के स्वामित्वाधीन होता है और उसके द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, तो वास्तव में उसके द्वारा अपने आय को किराया भुगतान नहीं किया जाता है। उस काल्पनिक किराया को आरोपित किराया कहा जाता है। इसी प्रकार आरोपित ब्याज है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें है तस्करी और जुए से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जुए तस्करी से जो गतिविधियां हैं, ये शामिल नहीं होते हैं उत्पाद विधि में। गैर आर्थिक वस्तुओं जैसे जल और वायु, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, फिर मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतरण भुगतान जैसे उपहार, दान, और छठा पूंजीगत लाभ, ये सभी उत्पाद विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं राष्ट्रीय आय में। अब हम लोग देखते हैं आधारभूत कीमतों पर जीडीपी या जीवीए। ठीक है, तो 2015 में सीएसओ, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अब तो एनएसओ हो गया है। तो एनएसओ के द्वारा यह निर्णय किया गया कि सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए या सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के बजाय आधारभूत कीमतों पर किया जाएगा। ठीक है, तो आधारभूत कीमत उत्पादक द्वारा रखी गई मात्रा का मापन करती है, इसलिए उत्पादक के निर्णय लेने के लिए कीमत सर्वाधिक प्रासंगिक होती है। आधारभूत कीमतों पर जीवीए की अवधारणा कारक लागत या बाजार कीमत पर जीवीए से अलग होती है। तो आधारभूत कीमत पर जीवीए या जीडीपी क्या है? तो इसका सूत्र है कि कारक लागत पर जीवीए। ठीक है, कारक लागत पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर। ठीक है, कारक लागत पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर। तो शुद्ध उत्पादन कर क्या होता है? तो उत्पादन कर में से जो उत्पादन सब्सिडी है उसको घटा देंगे तो शुद्ध उत्पादन कर प्राप्त होगा। तो कारक लागत आय पर जब जीवीए है उसमें शुद्ध उत्पादन कर को अगर जोड़ देंगे तो हमें आधारभूत कीमतों पर जीवीए या जीडीपी प्राप्त होगा। और शुद्ध उत्पादन कर क्या होता है? तो उत्पादन कर में से हम उत्पादन सब्सिडी को घटा देते हैं तो वह शुद्ध उत्पादन कर होता है। उत्पादन कर के उदाहरण में भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि शामिल है। और उत्पादन सब्सिडी में रेलवे को दी गई सब्सिडी, किसानों को दी गई सब्सिडी, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को दी गई सब्सिडी, ये सभी आते हैं। नोट में देखें तो उत्पादन कर एवं उत्पादन सब्सिडी उत्पाद कर एवं उत्पाद सब्सिडी से अलग होती है। ठीक है, उत्पाद कर के उदाहरण है जीएसटी, सीमा शुल्क, और उत्पाद सब्सिडी का उदाहरण है खाद्य सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, ये सभी। बाजार कीमतों पर जीवीए या जीडीपी मार्केट प्राइस, ये क्या होता है? तो आधारभूत कीमतों पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। ठीक है, बाजार कीमतों पर अगर जीवीए ज्ञात करना हो या बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? आधारभूत कीमतों पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। अब हम लोग देखते हैं कि जीवीए बनाम जीडीपी। तो जीवीए क्या है कि जीवीए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद, ठीक है, देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। याद रखें, जीवीए क्या है कि मध्यवर्तीय वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती, उसके बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य है। जबकि जीडीपी क्या है कि किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है।
दूसरा है कि जीवीए साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। ठीक है, जीवीए क्या करता है, साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, जबकि जीडीपी उत्पादन या उपभोक्ता पक्ष के माध्यम से जानकारी देता है। ठीक है, याद रखें कि जीवीए क्या है कि साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, और जीडीपी क्या करता है, उपभोक्ता पक्ष के माध्यम से ये उत्पादन या उपभोक्ता पक्ष के माध्यम से जानकारी देता है। जीवीए की गणना आमतौर पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है। ठीक है, जीवीए की गणना जो है वो क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, अलग अलग इन क्षेत्र मतलब क्या है, अलग अलग क्षेत्र, इन जीवीए को जोड़कर देश की जीडीपी निकाली जाती है। जीवीए की गणना सामान्यतः मूल कीमतों पर की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना बाजार कीमतों पर की जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पहले अध्याय में पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो हम लोगों ने उत्पाद विधि को पढ़ा, इसमें जीवीए को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं आय विधि। ठीक है, उत्पाद विधि के बाद हम लोग देखते हैं आय विधि के बारे में। तो आय विधि है क्या, तो इसे क्या कहते हैं, इसे वितरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत एनडीपी, ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये क्या है, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कारक आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आय विधि में ये है कि क्या किया जाता है कि एनडीपीएफसी का मतलब क्या हुआ कि कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत आय को जोड़ा जाता है। पहला, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, इसे मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं में नियोक्ता का अंशदान, महंगाई भत्ते आदि शामिल है। दूसरा है प्रचालन अधिशेष, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के बाद प्रचालन अधिशेष, इसमें किराया, लाभ, रॉयल्टी और ब्याज शामिल है। लाभ में निगम कर, लाभांश और अवितरित लाभ शामिल है। और तीसरा सी है कि स्वनियोजित की मिश्रित आय, यह कृषि उद्यमों, एकमात्र स्वामित्व, अन्य व्यवसाय जैसे चिकित्सा और कानूनी व्यवसाय में होने वाली आय को संदर्भित करता है। इन व्यवसायों में स्वामी स्वयं उद्यमी, वित्त पोषक, श्रमिक और भूस्वामियों की भूमिका ग्रहण करता है। तो अगर इस तरह से अगर एनडीपीएफसी निकालना हो तो क्या करते हैं, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस स्वरोजगार की मिश्रित आय, तीनों को जोड़ देंगे तो एनडीपीएफसी निकलेगा, मतलब कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली जो मदें हैं वह कौन कौन सी है, तो पुरानी वस्तुओं की बिक्री आय पर दलाल द्वारा प्रभारित कमीशन। दूसरा, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य। आय विधि में कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है, तो यह है अप्रत्याशित लाभ, जैसे लॉटरी की आय हो गई, मृत्यु शुल्क हो गया, अंतरण प्राप्ति, प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री से आय, शेयर, बॉन्ड और ऋण पत्रों की बिक्री से आय, ये सभी आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। तो 2 विधियों को हम लोगों ने पढ़ा, उत्पाद विधि, आय विधि। अब हम लोग देखते हैं व्यय विधि। तो व्यय विधि क्या है, इसे कुल परिव्यय विधि भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी विशेष वर्ष में किए गए कुल राष्ट्रीय व्यय को ध्यान में रखा जाता है, मतलब नाम ही है व्यय विधि, तो इसमें खर्च पर ध्यान रखा जाता है। इसमें पहले जीडीपीएमपी निकाला था। जीडीपीएमपी का मतलब क्या हुआ कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। ठीक है, तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए क्या कहा जाता है कि व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, निर्यात माइनस आयात निकाला जाता है। एक बार फिर से समझे कि जीडीपीएमपी निकालना हो, जीडीपीएमपी का अर्थ हुआ मार्केट प्राइस पर जीडीपी। तो मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं कि व्यक्तिगत उपभोग व्यय ज्ञात करके निवेश को जोड़ा जाता है, सरकारी व्यय को जोड़ा जाता है, निर्यात को जोड़ा जाता है और आयात को घटाया जाता है। अब देखते हैं कि व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदें कौन कौन सी है। तो परिवार का व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल निजी घरेलू निवेश अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर व्यापार व्यय,
तीसरा शुद्ध विदेशी निवेश, चौथा वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद। और इसमें इस व्यय विधि में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली जो मदें हैं वो कौन कौन सी है? तो वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि पर सरकारी व्यय, तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। फिर है अर्धनिर्मित वस्तुओं पर होने वाला व्यय। अर्धनिर्मित का मतलब ये है कि अभी वो पूर्ण रूप से निर्मित हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा है प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद पर व्यय। चौथा है शेयरों, ऋण पत्रों, बॉन्ड की खरीद पर व्यय। और पांचवा है अध्यारोपित व्यय। तो ये सभी व्यय विधि में शामिल नहीं किए जाने वाले मद हैं। आगे है कि बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध, ये क्या है इसे हम लोग देखते हैं। तो देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर आर्थिक आय का अंतर, जिसे हम निवल विदेशी आय कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? निवल विदेशी आय। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। निवल विदेशी आय क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। भारत के मामले में तो आप पहले ही पढ़ा था आपकी, यह ऋणात्मक होती है हमेशा। तो यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष क्या होगा? धनात्मक होगा, अन्यथा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो जीएनपीएमपी माइनस जीडीपीएमपी, ध्यान रखें, जीएनपीएमपी माइनस जीडीपीएमपी निवल विदेशी आय कहलाता है, ठीक है। तो देखिए निवल धारणाएं क्या है, नेट कॉन्सेप्ट्स क्या है? जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, ह्रास को घटा देते हैं, ठीक है, तो निवल धारणा प्राप्त होती है, ठीक है। सकल में से अगर जो ही ह्रास को घटाएंगे तो निवल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें निम्नलिखित धारणाएं प्राप्त होंगी, निवल धारणाएं। तो जैसे कि पहला दिया है कि जीडीपी एफसी माइनस ह्रास, जीडीपी एफसी में से ह्रास घटाएंगे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा एफसी। जीडीपी एफसी का मतलब क्या हुआ? एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, ठीक है। तो कारक लागत पर जीडीपी में से अगर ह्रास घटा देंगे तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है जीडीपी अगर एमपी में से ह्रास घटा देंगे तो एनडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जीएनपी एफसी में से ह्रास घटाएंगे तो एनएनपी एफसी प्राप्त होगा। जीएनपी एमपी में से ह्रास घटाएंगे तो एनएनपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें क्या करते हैं कि एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी कि ह्रास को घटा करके प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है? मूल्य कटौती की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब एनडीपी ज्ञात करना हो तो जीडीपी में से क्या घटा देंगे? ह्रास घटा देंगे, ठीक है। अतः किसी भी वर्ष किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा, ठीक है। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। एनडीपी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। दूसरा है अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। नोट में देखिए तो एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती, इसीलिए इसे क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी हो दुनिया की तो एनडीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। अब क्या है कि एनएनपी क्या है? ठीक है, तो एनएनपी किसे कहा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटा देने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है।
एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास, या एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। ठीक है, अब एनएनपी का विभिन्न उपयोग हम लोग देखें तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। ठीक है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है एनएनपी। यह किसी भी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तीसरा है कि जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। ठीक है, तो ये एनएनपी के विभिन्न उपयोग हैं। अब हम लोग देखते हैं कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय में संबंध क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र क्या है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, मार्केट प्राइस पर एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और अनुदान को जोड़ देते हैं। तो ये है इसके बीच संबंध। आगे देखें तो राष्ट्रीय आय लेखा आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। तो 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 में संशोधित करके 2011-12 कर दिया। और आपको पता है कि अभी 22-23 किया जा रहा है। तो इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखलाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया गया। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन धारणा को हटा दिया गया है। ठीक है, तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू जो उत्पाद है उसी को जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों को प्रयोग में लाया जाएगा। मूल्य कीमत क्या होता है? तो क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। ठीक है, मूल्य कीमत देखें तो मूल्य कीमत क्या होता है? क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पाद करों को सम्मिलित करता है एवं उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य के बीच संबंध क्या क्या है? यदि देखें सीई कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति हो, ओएस परिचालन अधिशेष हो, एमआई मिश्रित आय हो, सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपभोग हो, तो जीवीए मूल मूल्य पर क्या होगा? सीई प्लस ओएस ऑब्लिक एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप मूल किताब है उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीधे बोल देता हूँ। जीवीए साधन लागत पर अगर निकाला जाए तो जीवीए मूल मूल्य पर माइनस उत्पाद अनुदान को घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य पर ज्ञात करना हो तो जीवीए मूल मूल्य पर प्लस उत्पाद कर में से उत्पाद अनुदान को घटा करके तब जोड़ा जाता है जीवीए मूल मूल्य पर। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो मेन आपको जो बात याद रखना परीक्षा के लिए वो यही याद रखना है कि सीएसओ ने क्या कहा है। इस बात पर बल दिया कि आगे जो भी होगा वो जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास के मापक के रूप में रखा जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 से ही प्रयोग में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय और व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में परिवहन संचार व्यापार, चतुर्थ में वित्त एवं वास्तविक संपदा, 5 में सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र और 6 में विदेशी क्षेत्र। 6 भागों में इसे विभाजित किया है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 20% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। एनएनआई, ठीक है,
नेट नेशनल इनकम जो है किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसे सीएफसी कर्मचारियों के निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। फिर है कि सकल राष्ट्रीय आय में से ह्रास को घटा देते हैं तो एनएनआई ज्ञात होता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात होता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ह्रास घटाने के बाद सकल राष्ट्रीय आय में से क्या घटा देते हैं, ह्रास घटा देते हैं तो एनएनआई प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का विभिन्न अनुमान, अग्रिम अनुमान होता है। तो ठीक है, अग्रिम अनुमान क्या है, तो यह वित्त वर्ष पूरा होने के लगभग 2 महीने पहले एनएसओ के द्वारा जारी किया था, 2 महीने पहले। ठीक है, यानी कि जारी करने की जो तिथि है वो 7 फरवरी को होता है। ठीक है, जैसे 31 मार्च जो समाप्त होने वाली है तो जारी करने की तिथि 7 जनवरी है, 7 फरवरी नहीं 7 जनवरी। ठीक है, जारी करने की तिथि 7 जनवरी है। उसके बाद है अनंतिम अनुमान का मतलब क्या होता है, अनंतिम अनुमान का अर्थ होता है एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 2 माह बाद जारी किया जाता है, अनंतिम अनुमान। ठीक है, जब वित्त वर्ष पूरा हो गया तो यह अनंतिम अनुमान जो है वह जारी होता है। तो यह जारी करने की तिथि क्या है, 31 मई है। अनंतिम अनुमान जो होता है को पहले संशोधित अनुमान कहा जाता था। ठीक है, पहले संशोधित अनुमान पहले कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसे अनंतिम अनुमान कहा जाता है। पहला संशोधित अनुमान तो यह क्या है, एनओसी द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 10 महीने के बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि जो है वो 31 जनवरी है। पहले संशोधित अनुमान को त्वरित अनुमान कहा जाता है। ठीक है, पहले संशोधित अनुमान को त्वरित अनुमान कहा जाता था। ठीक है, दूसरा संशोधित अनुमान क्या है, एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्त वर्ष पूरा होने के 1 वर्ष 10 माह बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि, दूसरा संशोधित अनुमान कब जारी किया जाता है, 1 वर्ष 10 माह के बाद जारी होता है, पहला 10 महीने के बाद। ठीक है, अनुवर्ती वर्ष की 31 जनवरी को यह जारी की जाती है। तीसरा संशोधित अनुमान 2 वर्ष 10 महीने के बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि अनुवर्ती 2 वर्ष के बाद 31 जनवरी को यह जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहला संशोधित अनुमान, दूसरा संशोधित अनुमान और तीसरा संशोधित अनुमान आप लोगों ने देखा। किसी विशेष वित्तीय वर्ष का तीसरा संशोधित अनुमान जारी होने के बाद आंकड़े कमोबेश स्थिर हो जाते हैं, लेकिन राज्यों से तुलनात्मक अनुमान के संबंध में उनके साथ चर्चा के बाद हमेशा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं प्रवाहित होती है, जिसके बाद संशोधन के समय वार्षिक अनुमानों में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2022-23, अब तो ये चेंज हो गया होगा, लेकिन अब समझे 2022-23 का पहला जो एई 6 जनवरी 2023 को शाम को जारी किया गया। 2022-23 का पीई का मतलब क्या हुआ, पीई का मतलब क्या हुआ, अनंतिम अनुमान। ठीक है, आप देखिए अग्रिम अनुमान, अनंतिम अनुमान, ये शब्द पर ध्यान दीजिए, बस यही आपको समझना है। ठीक है, देखिए एनएसओ का वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2022-23 का पहला एई का मतलब हुआ अग्रिम अनुमान। ठीक है, अग्रिम अनुमान अगर 22-23 का पहला जो 6 जनवरी 2023 को जारी किया गया, 2022-23 का पीई 31 मई 2023 को जारी किया जाएगा, 2 महीने बाद। ठीक है, 2022-23 का पहला आरई 31 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा, और 2022-23 का दूसरा आरई 31 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा, और 2022-23 का तीसरा आरई 31 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। तो ये होती है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्रमागत ढंग से आप समझिए, एई वित्त वर्ष पूरा होने के लगभग 2 महीना पहले, जस्ट 2 महीना पहले अग्रिम अनुमान हो गया। फिर अनंतिम अनुमान 2 महीना के बाद होगा। पहला संशोधित अनुमान होगा 10 महीने के बाद। ठीक है, दूसरा संशोधित अनुमान 1 वर्ष 10 महीने के बाद, तीसरा संशोधित अनुमान कहें तो 2 वर्ष 10 महीने के बाद होगा। तो इस तरह से ये चलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 5 जनवरी 2024 को जारी किए गए थे। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में जीडीपी में वृद्धि 7.3, ये तो जो भी आंकड़े होंगे वो हम लोग देख लेंगे, जो क्या बोलते हैं वो आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से होंगे वो तो हम लोग देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब विविध में कुछ दिए गए हैं उससे हम लोग देख लेते हैं। विविध में दिया है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, उत्पादन लागत पर
निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। याद रखेंगे, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ये कुछ विविध के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान रखा जाता है। इसे फिर से देखें, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की दर से अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान रखा जाता है। ठीक है। विकास का सही क्रम है प्रति व्यक्ति आय, फिर PQLI और HDI। ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम देखें तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र, उससे कम उद्योग क्षेत्र और सबसे कम कृषि क्षेत्र। मूल्य ह्रास कैसे निकालते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद घटा देंगे तो इससे मूल्य ह्रास हमें प्राप्त होगा। इसके बाद है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित है। मूल्य क्या होगा? राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना जब की जाएगी तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान रखना होगा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, तो नई आंकड़े के हिसाब से हम लोग वो देख लेंगे। गोवा ही तो ठीक है, नहीं तो वो आप चेंज कर लीजिएगा। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ये किया था प्रतिपादन। ठीक है। ड्रेन थ्योरी का किसने प्रतिपादन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वो सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। ये आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है, आर्थिक विकास की नहीं। फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में GDP में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो हम लोगों ने ये जो पूरा अध्याय है इसे पूरा कर लिया है, राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो 2 बार 4 बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केवल इस अध्याय से स्टैटिक पोर्शन के लगभग आधे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो 2 बार 4 बार 5 बार चाहे जितना हो सके लिख करके आप तालिका बना करके आप इसे समझ करके पढ़ें। ठीक है। प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा ही लगेगा, लेकिन बाद में आपको काफ़ी जब आप बजट पढ़ेंगे, जब आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है। अभी बजट पढ़ते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती होंगी, लेकिन जब यह एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो बजट को भी याद रखना आसान ही है। केवल आपको आंकड़े जानने पड़ेंगे। ठीक है। बाकी चीज़ें आपको याद रखने में सहूलियत ज़रूर होंगी। ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो है आपका आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन कहते हैं इसे, और विभिन्न जो पंचवर्षीय योजना है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद 1-2 और अध्याय है, और बाद में अब प्रारंभ हो जाएंगी कुछ योजनाएं जो भारत सरकार की और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। हाँ, एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है जो वित्त व्यवस्था के बारे में है, तो इसे हम